नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। पक्ष विपक्ष में हम जो मुद्दे उठाते हैं उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों की राय लेते हैं। आज का हमारा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस की चुनावी सरगर्मी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अभी वक्त है, लेकिन सियासी दलों ने अभी से जोर लगाना शुरू कर दिया है। बड़े बड़े नेता बैठक कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं और जीत का मंत्र भी दे रहे हैं। लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जीत का मंत्र दिया। जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा ने काम किया है, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, आम जन तक पहुंचे और उनकी हर संभव मदद की जाए। यही वजह है कि पंचायत चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली हुई है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 1500 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की शुरुआत की है, जिसे बीजेपी की ओर से चुनावी अभियान की शुरुआत भर माना गया है। दरअसल पीएम मोदी का दौरा कई मायनों में खास है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के साथ ही बनारस पूर्वांचल की राजनीति का एक बड़ा केंद्र भी है। धर्म, आस्था, संस्कृति और सभ्यता के साथ ही काशी राजनीति का बड़ा केंद्र है। यहां से निकलने वाला राजनीतिक संदेश पूरे पूर्वांचल पर असर डालता है। वहीं कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ चुनावी रणनीति में जुटी हुई है। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा शुरू हो चुका है। प्रियंका गांधी धरातल पर हकीकत को परखना चाहती है। पहले ही दिन प्रियंका गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चला और गांधी प्रतिमा के पास मौन धरने पर बैठ गई। प्रियंका का ये धरना ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में एक महिला के साथ अभद्रता के विरोध में था। प्रियंका ने दौरे से पहले उन्होंने मोदी और सीएम योगी पर भी निशाना साधा। कांग्रेस ने अब तक 100 से ज्यादा सीटों पर टिकट के लिए दावेदारों को हरी झंडी दे दी है। इनमें से काफी सीटों पर एक से अधिक दावेदारों को क्षेत्र में जाकर तैयारी करने के लिए कहा भी गया है। 3 महीने की समीक्षा में जो दावेदार खरा उतरेगा उनका टिकट फाइनल कर दिया जाएगा। कांग्रेस ने आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने प्रत्येक विधानसभा सीट के लिए जिला और महानगर इकाइयों से 3 दावेदारों का पैनल मांगा है। पूर्वांचल के अलीगढ़, आजमगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी, बस्ती, गोरखपुर आदि मंडलों की सीटों पर दावेदारों के पैनल मिल चुके हैं। तय किया गया है कि जो दावेदार 3 महीने के भीतर क्षेत्र में अपनी गतिविधियों से दमदार उपस्थिति दर्ज कराएगा उसका टिकट फाइनल होगा। विधानसभा चुनाव के लिए किसकी क्या रणनीति है, कौन है कितने पानी में, क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस का खोया जनाधार वापस दिला पाएंगी, क्या बीजेपी 2017 वाली जीत दोहरा पाएगी, क्यों आत्मविश्वास से लबरेज है बीजेपी, करेंगे विश्लेषण, जानेंगे पक्ष और विपक्ष दोनों की राय। और पक्ष विपक्ष में आज इस वक्त हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रमन मलिक जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। रमन जी बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ कमलाकर त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं जो कि स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा कमलाकर जी आपसे है, किस तरह से देखते हैं, क्या प्रियंका गांधी वाकई आपको लगता है कि एक खोया हुआ कांग्रेस का जनाधार वापस दिला पाएगी? क्योंकि पूरी तरह से कमान अब कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के हाथों में है, तो कितनी उम्मीद की जाए फिलहाल? देखिए, कांग्रेस ने जो पिछले समय में परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण ट्रांजिट फेज में, संक्रमण काल के दौर में जो अतिवादी शक्तियां होती हैं वो हावी हो जाती हैं। तो आप देखिएगा, जो जाति की राजनीति करने वाले, धर्म की राजनीति करने वाले ये लोग जो है वो उन्होंने सत्ता हासिल की, लेकिन अल्टीमेटली उत्तर प्रदेश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। आज के समय में जिस गुंडा राज की बात करते थे सपा के लिए, आज वही गुंडा राज जो है वो योगी सरकार में हावी है। अभी प्रधानमंत्री जी की जिस दिन विजिट होती है बनारस की, यूपी की, उस दिन लखनऊ में किशोरी को छेड़ा जाता है और उसके नोट करने पर नंबर जो है वो गाड़ी चढ़ा करके रौंदने की कोशिश होती है।
प्रधानमंत्री जी की कंस्टिट्यूंसी में ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में महिला की साड़ी तक खींची गई, लोगों को जबरदस्ती उनके पर्चे फाड़े गए, उनको नामांकन भरने नहीं दिया गया, प्रशासन के साथ मिलकर धमकाया गया, और आज बीजेपी जो है वो अपना पीठ गाल थपथपा रही है और गाल बजा रही है और पीठ थपथपा रही है, ये हास्यास्पद है। नेहा जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस प्रदेश में पुलिस वालों की हत्याएं होती हैं, पत्रकारों की हत्याएं होती हैं, आम जनमानस का तो कोई पूछना ही नहीं है, पुरसा हाल ही नहीं है। ठीक है, और ठीक है, कानून व्यवस्था को लेकर आप सवाल खड़े कर रहे हैं। रमन जी, सवाल सीधा सा आपसे है सर, 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात वाराणसी को देकर क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर पर्दा ढका जा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं झाड़ा जा सकता। किसने बोला झाड़ा जा? कानून व्यवस्था का आलम यह है कि जिनको ये पंजाब में सुरक्षित बिठा के आए थे कैप्टन अरमिंदर सिंह के पास, कहा गया था 17-18 बीमारियां हैं, बेचारे चल नहीं सकते, व्हीलचेयर पे लेकर जा रहे थे। तो वो देखिए यूपी में आके क्या फंस गया, सरपट दौड़ना शुरू हो गए। तो यूपी में कुछ तो है ना। मुख्तार अंसारी जैसा अगर सर पर दौड़ना शुरू हो जाए तो इसमें क्या दिक्कत है? अब कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, मात्र जो कानून व्यवस्था का विषय इन्होंने उठाया है, उसके लिए तो ये जरूरी है ना कि हम ये बात तो करें कि जी कानून व्यवस्था में ऐसा क्या प्रॉब्लम आई है इन्हें देखने में। तो मैं उसको हल्का सा आपको बता देता हूँ कि एक्चुअल का बात ये होती है, बार बार बोलते हैं कि जी फेक एनकाउंटर होते हैं, एनएचआरसी ने एक भी नहीं करा। अब लगभग एनसीबीआर जो है, नेशनल क्राइम रजिस्टर के हिसाब से लगभग 11-12% से ऊपर की जो इश्यूज हैं वो कम हुए हैं, जो पुराने उनके आंकड़े थे बड़े बड़े। एक जो सबसे बड़ी बात हुई है कि गैंगस्टर्स की 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति ध्वस्त और जब्त हो गई। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था का अगर राज नहीं होता तो ये काज कैसे होता साहब? लेकिन बात इनको आज जो इधर उधर घुमा रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि इनको ये बताना चाहिए कि रायबरेली में भी हार गए, उसका क्या कीजिएगा। दे आर नोबडी इन यूपी, मतलब यूपी के अंदर इनका कोई अस्तित्व है नहीं। नहीं, ठीक है, रायबरेली में कौन हारा कौन जीता से उसको छोड़िए, ये मुझे बता दीजिए। वाराणसी में अगर 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी गई, लोकार्पण किया गया, उद्घाटन किया गया, तो क्या इससे ये सुनिश्चित हो पाएगा कि पूर्वांचल पर कहीं ना कहीं, क्योंकि वाराणसी धर्म की नगरी कही जाती है, पूरे पूर्वांचल पर उसका असर पड़ता है, तो क्या यूं कहा जाए कि पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है? ये मेरे से सवाल जी, आपसे ही सवाल है। नहीं, ऐसा है, आप पूर्वांचल की चिंता मत करिए, पूर्वांचल को साधने की जरूरत नहीं है। पूर्वांचल ने देश में नरेंद्र मोदी दिया है, वहां उसी पूर्वांचल से सांसद बन के आए ना, तो देश ने नरेंद्र मोदी पूरे देश को दिया है पूर्वांचल ने। अब ये मेरे को बताएं कि यूपी ने एक वहां से रायबरेली से सोनिया जी दी, जो आज तक वहां दोबारा जीतने के बाद गई नहीं। राहुल जी को उन्होंने यूपी से, वैसे ही यूपी वालों ने निकाल दिया अमेठी से। तो ये मेरे को अब ये बताएं, जो मुख्य बात है कि प्रियंका जी टेबल पे क्या लेकर आती हैं जिससे चेंज होगा। वहां पे चेंज लाने के लिए यूपी कांग्रेस जो मर चुकी है उसमें प्राण कैसे फूकेंगी, ये पता लगे ना। क्योंकि भाई और बहन के इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, आपसे सर जानना चाहेंगे कमलाकर जी, दरअसल जिस तरह से प्रियंका गांधी की अगर हम बात करें, पहले ही दिन प्रियंका गांधी ने मास्टर स्ट्रोक चला है सर, और गांधी प्रतिमा के पास मौन धरने पर बैठ गई।
प्रियंका का ये धरना ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में एक महिला के साथ अभद्रता के विरोध में किया गया। सर, उस बात को तो काफी वक्त हो भी गया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि अभी प्रियंका गांधी को इस बात की याद क्यों आई कि मुझे मौन धरने पर भी बैठना है, गांधी प्रतिमा के सामने भी बैठना है। क्या यूं कहा जाए कि आज से ही कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को और तेज, उसकी तैयारियों को और तेज और गति देने के लिए शुरुआत कर दी गई है कांग्रेस की तरफ से? यहाँ जी बहुत दिन नहीं हुए, मात्र 3 दिन पहले की ये घटना है। और आपको बता दूं, उस समय से प्रियंका जी ने इस पे ट्वीट भी किया और हम लोगों ने उसके प्रदर्शन भी किए हैं। और अभी जो ये बता रहे थे, इनको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बता दीजिए। इस कानपुर शहर में विकास दुबे जैसे दुर्दांत अपराधी के लिए मुखबिरी इनकी खुद की पुलिस करती है, जिसमें हम अपने 8 पुलिस के अधिकारियों को खोते हैं, जिसमें एक डिप्टी एसपी रैंक का आदमी शामिल होता है। और उसी कानपुर में अभी कुछ दिन पहले जिला उपाध्यक्ष के यहाँ आए हुए शातिर गैंगस्टर को पकड़ने पुलिस के जीप पे पथराव करके जबरदस्ती उसको छुड़वा लिया जाता है। यहाँ थाने में घुस करके बुलंदशहर में जो है वो सिपाही की हत्या होती है। इंस्पेक्टर को जो है सरेआम मारा जाता है। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये हास्यास्पद है। और आपको बता दूं, जितने माफिया हैं, चाहे वो विनीत सिंह हो, धनंजय सिंह हो, ब्रिजेश सिंह हो, ब्रिजभूषण शरण सिंह हो, ये सारे माफिया जो है वो इस समय बीजेपी के संरक्षण में पल रहे हैं। और विकास की योजनाओं के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है, झुंझुना बजा रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। रेडिकल पोलराइजेशन जो इनको आता है उसी की दिशा में प्रयासरत हैं। लेकिन अब इनकी कलई खुल चुकी है। जिस प्रकार से जो है चुनावों में हिंसा हुई है और जिस तरह से प्रशासन के साथ मिल करके जो काम किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। और आप मुझे बता दीजिए, पीएम मोदी जी तो बनारस को क्योटो बनाने वाले थे, बनारस को बनारस नहीं रहने दिया। बनारस में एन गुदौलिया शहर बीचों बीच जो है वो एक पहली बारिश में 40 फुट का गड्ढा हो जाता है शहर के बीचों बीच। और ये क्योटो बना रहे थे, लोग हंसते हैं कि इसी में से विकास निकलेगा। आज तक इनकी बताई योजनाओं में कौन सी योजनाएं अमली जामा पहनी है, ये बता दीजिए। आज तक जिस मनरेगा को ये हमारा स्मारक कह रहे थे विफलता का, उसी मनरेगा ने इस कोविड के दौरान संभाला है और मजदूरों को रोजगार दिया है। आज उस मनरेगा के बेसिस पे, हमारी लाई योजनाओं के बेसिस पे आप जिंदा हैं। आपके पास अपना न कोई विजन है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किस स्तर पर है सर? सवाल इस बात को लेकर, क्या उस सूखे को खत्म कर पाएगी प्रियंका गांधी? सर, इसका जवाब दीजिए। आप देखिए, पिछले 25-30 सालों में उत्तर प्रदेश ने सारी सरकारें देख ली, सपा की देख ली, बसपा की देख ली, भाजपा की देख ली, कई बार देख ली। और नतीजा क्या रहा? मिल बटा सन्नाटा। जितनी चीनी मिलें हमारे समय में लगी थी, वो बंद होती गई, नई मिलें नहीं लगी। गन्ना किसानों का भुगतान आज तक नहीं हो पा रहा है। बनारस स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे थे, नोएडा से लेकर के और बनारस के रामनगर तक एरिया में 7 स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर हुए थे, जो जिसमें एक भी जो है धरातल पर नहीं है। आपने इन्वेस्टमेंट सबमिट कराई, जिसमें 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट धरती पर नहीं आया उसमें। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देख लीजिए, क्राइम अगेंस्ट विमेन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। और पूरे ओवरऑल हर तरह के क्राइम में चलिए इस पे भी रमन जी साहब जवाब लेंगे। सर कमलाकर जी, इस पे भी हम जवाब लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। रमन जी, आपसे समझना चाहेंगे और बताइए जरा कि लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संबोधित किया, जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया। क्या यूं कहा जाए कि जीत का रास्ता एक बार फिर से तैयार करने की कोशिश अब बीजेपी कर रही है या उसमें जुट गई है? देखिए, सबसे पहले तो एक चीज मैं बड़े स्पष्ट रूप से बोलना चाहूंगा कि त्रिपाठी जी अगर ये बताते जाना इस कार्यक्रम के अंतर्गत कि एग्जैक्ट नंबर ना सही, ये बता देना कि लगभग इतने या इतनी सीटें, कि जी 5 से 10 सीटें, 10 से 15 सीटें, कितनी सीटें आएंगी, ये बोल के जाना। और उसके बाद जब भी
आपका सर सीटों के गणित में क्यों उलझ रहे हैं सर? रमन जी, आपने भी तो 200 प्लस का नारा पश्चिम बंगाल में दिया था। सीटों के गणित में क्यों उलझ रहे हैं सर? 73 पहुंचे ना, यहाँ ये तो वहां भी नील बटा सन्नाटा रहे, उनको छोड़ दीजिए। मैं तो आपको सिर्फ इतना बोला हूं कि एक बार ये रिकॉर्ड करके रख लें। मैं दो चीजें बोल के उसके बाद आपको जो आपका प्रश्न है उसका जवाब दे देता हूं कि बहुत हालात खराब है, तभी 10.9 लाख करोड़ से जो जीएसडीपी है वो 21.73 लाख करोड़ पहुंच जाती है, क्योंकि क्राइम बहुत है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 17.4 से कम होती 4.1 पे चले जाती है, क्योंकि क्राइम बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैं आज इतनी सी बात इनके सामने और रखता हूं कि यूपी के अंदर अमेठी जैसे जगह के अंदर जब आपने एक कारखाने की नींव रखवाई थी, तो 10 साल की यूपीए सरकार भी लांग गई, आज तक उसको कुछ नहीं करवा पाए थे। क्यों? और जहां तक बात भाजपा की कार्यकारिणी की, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है हमारे, हर 3 महीने 4 महीने में एक कार्यकारिणी होती है। कोविड के समय में वर्चुअल कार्यकारिणी भी हुई। और जो संगठन का काम होता है वो कांग्रेस शायद नहीं जानेगी, क्योंकि संगठन नाम की चिड़िया उनके यहाँ है नहीं। हर जगह नेताओं के दल इकट्ठे होके कांग्रेस बनाते हैं, दल के नेता नहीं है यहाँ पे। चाहे वो पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, देख लीजिए क्या हालत बना रखी है। कल तो मेरे पास एक खबर आई कि कुमारी शैलजा जो है हरियाणा की अध्यक्षा, वो शायद बंगाल कहीं कुछ मेल मिलाप करने गई हुई। तो विषय बहुत सारे हैं साहब, और अपने घर को संभालिए। हाँ, प्रियंका जी अगर काम करना चाहती हैं तो जरूर करें, लेकिन एक विजन तो पेश करें कि क्या विजन क्या है उनकी। बिना विजन के काम नहीं होता साहब। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, संगठन की बात अभी रमन जी कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करना, संगठन में एक नई जान फूंकना भी कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? क्योंकि सर हमने देखा कि पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें, गठबंधन के साथ भी क्या हालात रहे ये भी हमने देखा। लोकसभा चुनाव की बात करें, राहुल गांधी अमेठी सीट हार जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ रायबरेली सीट सोनिया गांधी निकाल पाती हैं। ये सर क्या वजह है कि राहुल गांधी को भी 2 जगहों से चुनाव लड़ना पड़ा, उन्हें वायनाड जाना पड़ा, अमेठी चुनाव? ठीक है सर, समझ गए रमन जी। तो ऐसे में संगठन में एक नई जान फूंकना त्रिपाठी जी कितना जरूरी है और कितना चुनौती है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जमीन मजबूत करना? देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों लोग की कंस्टिट्यूंसी में बीजेपी ये चुनाव हार गई थी। इन्होंने जब रिजाइन करके विधानसभा ज्वाइन की तो लोकसभा ये दोनों हार गए थे। उपचुनाव की बात कर रहे हैं सर आप? इनकी सुन लीजिए, पहले पूरी बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल रखिए। इनकी इतनी हालत खराब है, इनकी हालत खराब है कि वो वहां पर अभी कैबिनेट के एक्सपेंशन में आपने देखा होगा, जिस अनुप्रिया पटेल को इन्होंने दरकिनार कर दिया था, उस अनुप्रिया पटेल से लेकर के तमाम समीकरण इन्होंने साधने की कोशिश की है, क्योंकि इनको पता है कि इनके पैर के नीचे से जमीन निकल चुकी है। और जो इंटरनल फाइट की आप बात कर रहे हैं, अरविंद शर्मा जो IAS जो रिजाइन करके आते हैं, जिनको MLC बनाया जाता है, उनको यूपी पर थूकने की कोशिश की जाती है और उसके बाद जो है वो योगी सिंह दिखाते हैं। और वो जग जाहिर है, वो सारी जनता को भी पता है और पत्रकारों को तो बहुत अच्छी तरह से पता है। इनके यहाँ की इन फाइटिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ प्रियंका जी इतनी संवेदनशील है, चाहे वो उम्भा का ये संवेदनशीलता जनता क्यों नहीं समझ पा रही? मैं तो ये समझ रही हूँ सर, ये प्रियंका गांधी की संवेदनशीलता जनता क्यों नहीं समझ पा रही? मुझे यही बताइए सर कि अब जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब दे दीजिए ना सर, कि संगठन को मजबूत करना कितना जरूरी है? फिर समझ रही है और जनता पूरी तरह से कांग्रेस की ही ओर निगाह लगा करके देख रही है। तो बताइए ना, यही मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि हम पूर्णतया मेजोरिटी में सरकार बनाने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी इस बात को कहा कि जिस तरीके से जो है वो पिछले 30 सालों में उत्तर प्रदेश की जो दुर्गत हुई, जो नहरों का एंड टू एंड पानी जाता था, वो अब जो है वो आधे से अधिक जगह नहरें तक टूट गई।
आपने कोई किसी सरकार ने, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या भाजपा हो, किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। और योगी सरकार तो हर मुद्दे पर रमन जी, आप आंकड़े पूछ रहे थे, त्रिपाठी जी कह रहे बहुमत से सरकार बना रहे हैं, क्या कहेंगे? जब योगी जी पहली अपनी मीटिंग किए थे तो इन्होंने 15 दिन के अंदर गड्ढा मुक्त करने का आश्वासन दिया था। आज तो बनारस से जोड़ चाहिएगा, गर्भवती महिला को बच्चा हो जाए, इतने गड्ढे हैं। ठीक है, सुन लेते हैं रमन जी, जल्दी से बात रखिए। देखिए, ये तो जहां से ज्ञान लेकर आते हैं वो तो जुपिटर की वेलोसिटी भी नाप के आए हुए हैं। वो मिलान वाले बाबा हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। तो सारे बाबाओं का तो आप लोगों के पास जिम्मा है ना, बापू आसाराम से लेकर के और सुन लीजिए ना, हरियाणा वाले बाबा आपकी बारे में नहीं बोल रहा था, वो भाजपा के लोग जाते हैं। मान्यवर, आपकी बारे में नहीं बोल रहा था। इस तरीके से हैकल करना चाहोगे तो मैं आपको भी हैकल कर सकता हूँ, फिक्र मत करिए। तो फिक्र उतर मैं नहीं करता हूँ, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ रमन जी। बाबाओं का आईना तो दिखा लेंगे, आईने की कोई चिंता मत करिए, हमको गंजे को भी। सर, एक दूसरे को आईना दिखाने से कुछ नहीं होगा, जनता आईना दिखाएगी सर, और बहुत जल्दी आईना दिखाएगी। जो भी राजनीतिक पार्टी जितना जनता के लिए सोचती है उस हिसाब से जनता आईना दिखा देती है। जनता बहुत समझदार है, आने वाले वक्त में जब वोट की चोट देगी तो जाहिर तौर पर ये आईने से कम नहीं होगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।